हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सेल। सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Why we call the cell as a fundamental unit of life? हम लोग सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग का बेसिक फंक्शन होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो सर्कुलेशन का हो, तो जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जो इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो कौन होता है? सेल होता है। ये बात तो क्लियर है। सेल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? क्या? स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. स्ट्रक्चरल बोले तो जो हम लोग की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि हम लोग का बॉडी कहाँ से स्टार्ट होता है? छोटे से सेल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट ना। ये भी क्या है? सेल है, ठीक है। अब सेल से क्या बनते हैं हम लोग के? टिश्यू बनते हैं। टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जो सेल होती है वो हम लोग के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हम लोग की जो बेसिक यूनिट होती है, जो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हम लोग के बॉडी में करती है, चाहे वो डाइजेशन हुआ, चाहे वो रेस्पिरेशन हुआ, चाहे वो सर्कुलेशन हुआ, तो जो बेसिक यूनिट होगी, जो फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो कौन है? सेल है, ठीक। अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हम लोग को। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ पे? लैपटॉप में। अगर हम लोग डेड सेल की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल की बात करेंगे तो लिविंग सेल का ये इसमें किसमें दिया लिखा था? कॉर्क में लिखा था। कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल। मतलब कि एक तरह का टिश्यू होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट के, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल के इसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होगा कोई ऑर्गेनिज्म, या क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। एक सेल से बना या कई सारे सेल से? हाँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनेगा, वो क्या हो गया? यूनिसेलुलर। एग्जांपल बोलो। एग्जांपल कौन होता है जो सिर्फ एक सेल से बन के मतलब ऑर्गेनिज्म बना होता है, वो फिर भी पूरा फंक्शन कर सकता है? कौन है? कौन है? बैक्टीरिया। कौन है? अमीबा, ठीक है। मल्टी सेलुलर में कौन आएंगे? जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल से मिलकर बनेंगे, वो क्या हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसमें जितने भी हायर प्लांट बोलो या एनिमल्स बोलो, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ये तो हम लोग हो गए यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। किस बेसिस पे डिवाइड किए थे? किस बेसिस पे डिवाइड किए थे? नंबर ऑफ द सेल्स। एक हुआ तो यूनिसेलुलर, ढेर सारे होंगे, मोर देन वन होंगे तो मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक तरीके से हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे पता है? वो किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए, तो कौन कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, या हम बोले तो न्यूक्लियस हम लोग का क्या होगा? एब्सेंट होगा, तो वो कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में जिसमें हम लोग के ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल कौन आएंगे? बैक्टीरिया आएगा, अमीबा, यूकैरियोट्स में प्लांट, एनिमल्स। वायरस किस में जाएगा? वायरस ये प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में जाएगा या यूकैरियोट्स में जाएगा? प्रोकैरियोटिक। वायरस जो होता है वो लिंकिंग होता है किसके किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि वायरस जो होता है वो लिंकेज होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरस को एक होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वायरस अगर टेबल पे है जो डस्ट पार्टिकल में हम लोग की बॉडी से बाहर है तो कोई भी हम लोग को कुछ भी नहीं करेगा ना, एकदम भी हार्मफुल नहीं है हम लोग के लिए। लेकिन जैसे ही उसको एक होस्ट बॉडी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करता है? रिएक्टिव हो जाता है और वो क्या परफॉर्म करने लगेगा? अपना फंक्शन, अपना फिजियोलॉजिकल वर्क क्या करने लगेगा? स्टार्ट करने लगेगा। तो वायरस को हमेशा एक होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ेगी तभी वो एक्टिव होगा। ठीक है, यानी वायरस क्या है? लिंकेज का काम करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर वो बॉडी से बाहर है तो एज अ क्रिस्टल है, और अगर बॉडी के अंदर है तो एज अ लिविंग बीइंग की तरह वो काम करेगा। ठीक। प्रोकैरियोट्स पर अगर हम लोग और डिफरेंसेस बताएं तो और क्या क्या हो सकता है? न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा? इसमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की जगह क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा और क्रोमैटिन थ्रेड भी होगा। जिसमें ये तीनों होगा वो क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोइड कहेंगे। और क्या होगा डिफरेंस अगर हम लोग बोले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें एब्सेंट होगा? मैम इसमें एब्सेंट प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। वो कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है? राइबोसोम, राइबोसोम्स। लेकिन एक डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप का होगा, यूकैरियोट्स में अलग टाइप का होगा। कौन सा? प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का। ठीक है, 70S का हम लोग सब यूनिट्स देखेंगे तो क्या होता है? 50 और 30, और 80S का देखेंगे तो 60 और 40। ठीक, मैम 20 है 40। जो 60 40 100 होगा, लेकिन जो रिमेनिंग 20 होता है उन दोनों की जो स्प्लाइसिंग होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा 60 और 40 का सब यूनिट होगा, इसमें 50 30 का होगा। इसमें 10 एक्स्ट्रा है, इसमें 20 एक्स्ट्रा है, दोनों स्प्लाइसिंग में होता है। क्योंकि राइबोसोम कैसा होता है? ग्रैनुलर टाइप का होता है। ठीक है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
अगर यूकैरियोट्स को हम लोग देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल को, तो फिर से फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें, प्लांट सेल में एनिमल और एनिमल सेल में। क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या प्लांट सेल में हम बोल सकते हैं प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ द सेल क्या होती है, मोस्ट ऑफ द सेल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। इसमें क्या है, लिविंग, और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनता है, सेल वॉल सेलुलोज से, सेलुलोज से, सेलुलोज से, ठीक है। आगे वैक्यूल एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं दोनों में, लार्ज होते हैं, वैक्यूल्स आर लार्ज, इसमें स्मॉल, वैक्यूल्स आर स्मॉल, स्मॉल। इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वैक्यूल्स क्या होंगे, लेस होंगे, लेस, और इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स क्या होंगे, मोर, मोर होंगे। ठीक है, और कोई डिफरेंस? दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल अलग अलग चीजें हैं। सेल वॉल किस लिए यूज होता है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्यों ऐसा? सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, रिजिडिटी। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर ये जो प्लांट सेल है वो कोई भी टॉनिक में तुम लोगों ने पढ़ा है ना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो उसमें अगर हम लोग रखेंगे भी प्लांट सेल को तो सेल वॉल कभी भी क्या होगी, ब्रस्ट आउट नहीं होती है, वो हमेशा रिजिड रहती है। ठीक है, तो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब वो जिसको चाहे उसी को एंट्री और एग्जिट उसके हिसाब से होगी। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट का हम लोगों ने 3 फंक्शन पढ़ा था, कौन कौन से, कैसे पता चलेगा, कैसे कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, डिफ्यूजन पढ़ा था, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन गैसेस होते हैं, बस बोल दे, गैसेस होते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, the spontaneous movement of water molecules to higher concentration to lower concentration is called osmosis. बस यही बोले, एक लाइन मिस हो गई जो कि इम्पोर्टेंट थी, सोचो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सोचो सोचो सोचो, सिर्फ इतना बोलना काफी होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस ना, बिल्कुल नहीं। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस ऑस्मोसिस में हम लोग की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। कहां से होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। डिफ्यूजन में एज सच कोई सेमी परमेबल की हम लोग को नीड नहीं होती है ना। इसके एग्जांपल्स बताए थे, कौन कौन से एग्जांपल बताए थे डिफ्यूजन के, जैसे अगर कुछ अच्छा अच्छा खाने को हम लोग को स्मेल आती है ना, अगर हम लोग को कोई अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ठीक, तो ये सारा क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन हुआ। ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होगा, जब भी वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा कहां से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, हम लोग के घर में आरओ होता है, आरओ क्या होता है, आरओ कुछ नहीं होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का क्या काम होता है, पानी फिल्टर करना, पानी फिल्टर करना। मतलब
अपोजिट रेडिएशन में चलेगा। अपोजिट रेडिएशन बोले तो जैसे कि जो हम लोग का ऑस्मोसिस है वो कहाँ से कहाँ हम लोग का मूव करेगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग को ट्रांसफर कराना पड़े कहाँ से, लोअर टू हायर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और उसके लिए हम लोग को एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जब भी अगेंस्ट द ग्रेडिएशन कोई भी काम होता है तो हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसमें कौन सी एनर्जी देते हैं हम लोग, आरओ में कौन सी एनर्जी देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, ठीक है। सेल में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स देखे थे। प्रोकैरियोट्स में तो सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में तो होते हैं ना। तो वो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जो इस सेल को बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो उन सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मेन है हम लोग का, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी को और क्या कहेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, या इसी को क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो भी हम लोग का कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होगा, इस न्यूक्लियस में होगा। क्यों इस न्यूक्लियस से होता है, क्योंकि इसी में हम लोग का डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा, जेनेटिक ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी कहेंगे। ठीक है, उसमें आरएनए भी होता है ना, किसमें, इसी में, न्यूक्लियस में। हाँ। नहीं, अगर न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियस में डीएनए होगा, कुछ न्यूक्लियस में आरएनए होगा। जैसे जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा और एक प्रोटीन होगा। तो कुछ जो हम लोग के वायरसेस होते हैं उसमें आरएनए होगा, और कुछ वायरसेस होते हैं उसमें डीएनए होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या होता है, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लास्टिड होगा, और एनिमल सेल में प्लास्टिड तो होता नहीं है। ठीक है, दूसरा वैक्यूल होगा, फिर ईआर होगा, फिर गोल्जी अपैरेटस, और माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम लोग का ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, रेटिकुलेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, आरईआर, एसईआर और आरईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर और एसईआर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, किसका होता है बेसिक डिफरेंस, राइबोसोम का। अगर रफ में क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ दिखती है, और इसकी सरफेस हम लोग को ग्रैनुलर दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग का राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब क्या होगा, ये इसका क्या फंक्शन होगा, इसका क्या फंक्शन होगा, अगर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका क्या फंक्शन होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। नहीं, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो रफ दिखाई देगा ना, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे। लेकिन राइबोसोम अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो इसका क्या फंक्शन होगा, सोचो सोचो, अभी तुरंत बताए थे। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरईआर का क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का होगा। अभी तक तो पूरी कहानी रट जानी चाहिए। एसईआर में क्या है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, लिपिड फॉर्मेशन का। और यही जो हम लोग के लिपिड प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है,
लिपिड एंड प्रोटीन प्रोटीन का। का। ठीक, गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? सबका तो निक नेम है ना, जैसे देखो न्यूक्लियस का निक नेम है, घर का नाम है ब्रेन ऑफ द सेल ना। वैसे प्लास्टिड क्या होता है हम लोग का? किचन ऑफ द सेल। उसमें अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट में आए तो ठीक है। वैसे ये जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको घर में सब लोग क्या बुलाते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे गोल्जी अपैरेटस है, इसको घर में सब लोग क्या बुलाएंगे? बुरा मान जाएगा ना, इसको क्या बुलाए? इसको क्या बुलाते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ट्रैफिक कंट्रोल करना। वैसे इसका क्या काम होगा कि जितने भी मटेरियल बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? ईआर से बन रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कैसे सप्लाई होंगे? वो सप्लाई का काम कौन करेगा? वो पैकेजिंग का काम कौन करेगा? यही यही गोल्जी अपैरेटस करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या याद रखेंगे हम लोग? पैकेजिंग का। ठीक, प्लास्टिड हम लोग की किस में प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो एब्सेंट होती है। प्लास्टिड जो होती है वो हम लोग की कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो भी हम लोग की कलरफुल दिखती है, रेड, येलो, जो हम लोग के प्लांट्स इतने कलरफुल दिखते हैं, जो हम लोग के फ्लावर्स इतने कलरफुल दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पता ही है, ग्रीन। और क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का? और क्या फंक्शन होता है? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को? इसमें कुछ खाना वाना बनता होगा तभी बोलते हैं ना किचन ऑफ द सेल। प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। किचन ऑफ द सेल इसको हम लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा? यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, किचन ऑफ द सेल। तो यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में। और ये हम लोग को कौन सा कलर देते? हम लोग को क्या? प्लांट को कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। जो भी हम लोग कलरलेस अगर हम लोग को दिखता है कुछ भी ट्रांसपेरेंट जैसा प्लांट में, तो वो इस ल्यूकोप्लास्ट की वजह से दिखता है। तो तीनों प्लास्टिक का दिमाग में नाम रखोगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, एक हम लोग का होता है जिसको हम लोग घर पे बुलाते हैं क्या? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वो कौन होता है? वो कौन होता है? लाइसोसोम। क्यों बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल? क्यों बताए थे? क्योंकि इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अगर इसकी मेम्ब्रेन लाइसोसोम की बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के पास इतनी पावर होती है, इतनी सुपर पावर होती है कि खुद की सेल को ये क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फूड गिव अस एनर्जी, पढ़े थे ऐसे? फूड हम लोग खा लेते हैं, हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। कैसे? कभी सोचा है कैसे मिल जाती है? फूड अगर खा लेते हैं तो हम लोग को एनर्जी आती कहाँ से? बस फूड में ऐसा कुछ तो मिला के देते नहीं होंगे, ऐसे 5 वोल्ट का बैटरी वैटरी की मिल जाए तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। तो ऐसा क्या होता है कि जिससे हम लोग को मतलब एनर्जी मिल जाती है, फूड हम लोग खाते हैं एनर्जी मिल जाती है, जिस दिन फूड नहीं खाते उस दिन भी मिल जाती है क्योंकि स्टोर होती है ना। तो कैसे होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो हम लोग का फूड होता है उसमें से जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा और क्या निकलेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। इसी एटीपी को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी करेंसी।
जैसे हम लोग की करेंसी क्या है, रुपीज है ना, वैसे एनर्जी की करेंसी क्या याद रखेंगे, एटीपी याद रखेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कैसे फॉर्म होगा, अगर हम लोग एडीपी लेंगे और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, एटीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट लिया प्लस एक और फॉस्फेट ले लिए तो कितने फॉस्फेट हो गए, 3 फॉस्फेट हो गए ना, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कहां से मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक ही हम लोग का टाइप होगा, किसका टाइप होगा, सेल ऑर्गेनल का ना। इसका काम बेसिकली पता है, क्या पता है, क्या करता है ये, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी में एक टर्म क्या आएगा, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि जब हम लोग का मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और ऐसा कब होता है, कब होगा ऐसा, जब हम लोग इस सेल को कहाँ क्या मतलब इस सेल को हम लोग जब हम लोग 3 अलग अलग कंडीशन में जब इसको हम लोग रखेंगे, स्टोर करेंगे, तब क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट होगा, प्लाज्मोलाइसिस का मूवमेंट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेडिएशन को इक्विवेलेंट करने के लिए, नहीं तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट आउट हो सकती है। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस, यानी मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 टॉनिक बताए थे, कौन कौन से टॉनिक थे, सुबह शाम रात वाले नहीं, कौन कौन से टॉनिक थे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम लोग किसी सेल को लोअर कंसेंट्रेशन में रखते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन, तो जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कहां से कहां होगा, हायर टू लो। तो इधर अगर हम लोग का लोअर कंसेंट्रेशन है मतलब इसका वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यानी जो ये जो वाटर होगा वो कहां से कहां मूवमेंट होगा, हायर टू लोअर, यानी क्या हुआ, बाहर की तरफ आया। तो जब ये सेल जो है, ये जो इसका जो कंसेंट्रेशन जो है वो मूवमेंट होगा हायर टू लोअर, तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। बट इसका जो सेल वॉल होगा वो हमेशा उसी पोजीशन पे रहता है। क्यों ऐसा, क्योंकि सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। जो हम लोग की सेल वॉल होती है वो कभी भी मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें सिर्फ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी वजह से क्या होगी, जो सेल होगी वो श्रिंक रहेगी। ठीक, ये पहला कंसेंट्रेशन था। आइसोटोनिक में क्या होगा, जब दोनों बाहर एक्सटर्नल मीडियम की बात करें या इंटरनल मीडियम की बात करें, दोनों में कंसेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तब वो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन तो बराबर है ना, तो यानी इसमें कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा,
जो एक्सटर्नल मीडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और इंटरनल मीडियम का क्या होगा, कंसंट्रेशन लो होगा। तो मूवमेंट हायर टू लोअर, अंदर की तरफ हुआ, तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक, तो 3 अलग अलग कंसंट्रेशन में वो हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग की सेल होगी वो अलग अलग परफॉर्म करेगी। हाइपरटोनिक में अलग, आइसोटोनिक में अलग, और हाइपोटोनिक में अलग। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था, सेल स्टार्ट किया था। सेल क्या होती है हम लोग की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि हम लोग के जो हम लोग का बेसिक रहेगा, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ल्यू वैन हुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और हम लोग का जो न्यूक्लियस होगा उसकी किसने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि जो सेल है, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से हम लोग उसको 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक हम लोग का यूनिसेलुलर और एक हम लोग का मल्टीसेलुलर। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 1 सेल होंगे वो यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ द सेल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर। ठीक है, लेकिन जो एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सारे फिजियोलॉजिकल परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल को हम लोग क्या कहते थे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे देखें, न्यूक्लियस को देखें तो हम लोग दो टाइप पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, यानी इसमें न्यूक्लियोइड होगा, और जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा उसमें सेल ऑर्गेनल मोस्टली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिर्फ एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में पाया जाएगा, वो कौन होगा, राइबोसोम होता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो टाइप होगा राइबोसोम का वो अलग हो जाता है, इसमें 70, इसमें 80। ठीक,